The information provided on the Medogayan platform is for general information and educational purpose only. All material taken from various sources for fair use. We don't support self-medications at any circumstances. Do consult with your doctor before use of any medication. Thank you. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल मेडो ज्ञान पे। हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो विटामिन्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन अ स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शंस में क्या होंगे, जैसे कि दिल का धड़कना, विजन्स, रड सेल एंड कोन सेल सही से हमारा काम कर सके, टिश्यू मेंटेनेंस, फिटल डेवलपमेंट, बोन फॉर्मेशन एंड एटीसी फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो नॉर्मल हेल्थ हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन रख सके, इसके लिए विटामिन चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट में। तो इस पूरे डेफिनेशन से हम लोग क्या समझे कि विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें खाना के साथ स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है टू परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है। हॉपकिंस ने सबसे पहले विटामिन को एसेसरीज फैक्टर के नाम से दिया था। उनका मानना था, हॉपकिंस का मानना था कि एसेसरीज फैक्टर कुछ अननोन न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो कि फूड से ही हम लोग को मिलता है। फंक ने इसी को 1930 में विटामिन का नाम दिया, एसेसरीज फैक्टर। फंक का मानना था कि जितने भी एसेसरीज फैक्टर हैं, चाहे जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग को फूड से मिलता है, वो एक्चुअली वो केमिकली एमाइन ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने फंक ने इसको विटामिन नाम दिया। अगर क्लासिफिकेशंस के बारे में देखें तो विटामिन्स को सबसे पहले हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन्स और वाटर सोल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के फैट सोल्युबल विटामिन्स में आते हैं, जबकि वाटर सोल्युबल विटामिन्स अगेन सब डिवाइडेड होते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स में और बी कॉम्प्लेक्स में, जिसमें नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगेन सब डिवाइडेड होते हैं एनर्जी रिलीजिंग बी कॉम्प्लेक्स में और हेमेटोपोएटिक बी कॉम्प्लेक्स में। एनर्जी रिलीजिंग बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम होता है थायमिन, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7 एंड विटामिन B5 आते हैं। जबकि हेमेटोपोएटिक बी कॉम्प्लेक्स में फॉलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन आते हैं। साइनोकोबालामिन और मिथाइल कोबालामिन, हमेशा आपके मन में ये बात आएगा, मिथाइल कोबालामिन और साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन B12, whereas the methylcobalamin is the natural form of vitamin B12। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, विटामिन के डिफिनेशन से क्लियर है कि विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, शरीर हमारे लिए इसको नहीं बनाता है, इसको कहीं बाहर से ही फूड के माध्यम से हम इसको ग्रहण करना है। लेकिन जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं आइदर ह्यूमन बीइंग में यानी हमारे में या एनिमल में, वो सर्टेन विटामिन को बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो कोलोन रीजन है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, इसी के लिए वो विटामिन जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया था वो जस्ट के तस स्टूल से बाहर हो जाता है। सर्टेन एनिमल्स में जैसे कि रैट, डियर, डॉग्स, ये सब में देखा गया है कि वो अपना फैसीज चाहे स्टूल खुद से खाते हैं, चाहे इवन दूसरा से भी खा लेते हैं। तो वो एक्चुअली वो विटामिन का सप्लीमेंट लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कॉप्रोफेजी बोलते हैं। जहाँ तक हमारी बात हुई, जहाँ तक इंसान की बात हुई, ऐसा माना जाता है कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन के सारा विटामिन जो बनाती है उसमें से विटामिन के और बायोटिन्स जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो सुफिशिएंट अमाउंट में अब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन के क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फैट सोल्युबल विटामिन जो है हमारे लिवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है, ये यूरिन से बहुत ही कम मात्रा में एक्सक्रीट होते हैं, चाहे बाहर निकलते हैं। अगर हम लोग फैट सोल्युबल विटामिन एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग लेते हैं तो वो विटामिन हमारे लिवर चाहे एडिपोज टिश्यू में बैठते चले जाते हैं, यानी कि अकुमुलेट हो जाते हैं, जमते चले जाते हैं, और ये अल्टीमेटली आपको टॉक्सिक इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। इसी के लिए फैट सोल्युबल विटामिन कंज्यूम करने समय डॉक्टरी सलाह जरूर लें, चाहे ध्यानपूर्वक इसको कंज्यूम करें। वहीं अगर वाटर सोल्युबल विटामिन यानी कि
विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये विटामिन इजीली हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और किसी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देता है। शरीर को जितने अमाउंट में वाटर सॉल्युबल विटामिन जरूरत होता है उतना अमाउंट में रख करके, अगर हम लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, उतना अमाउंट में रख करके बाकी वो सारा एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है यूरिन के। इसी के लिए वाटर सॉल्युबल विटामिन लेने में कोई परेशानी नहीं है अगर हम लोग ज़्यादा भी लेते हैं तो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायरिया जैसा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर आप ओवरडोज करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के। फैट सॉल्युबल विटामिन में अब हम लोग एक एक करके विटामिन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को रेटिनॉल के भी नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ रेटिनॉल, उसी से निकले हुए एक भाग है। जैसे कि रेटिनॉल विटामिन ए का एसिडिक वर्जन है, रेटिनॉल आपका एल्डिहाइड वर्जन है और रेटिनोइक एसिड आपका एसिडिक वर्जन। वहीं अगर बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन आपके प्लांट सोर्सेज से मिलता है। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि विटामिन ए आपके लीवर में स्टोर्ड होते हैं, जब आपको जरूरत पड़ता है लीवर से ये रिलीज होते हैं फ्री रेटिनॉल के फॉर्म में। वन ऑफ द जो बेस्ट फंक्शन है विटामिन ए का वो है आपका विजन में और आई हेल्थ को मेंटेन करने। विटामिन ए ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से मिलकर रोडोप्सिन का निर्माण करता है जो कि कलर विजन और लो लाइट विजन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम लोग किसी लाइट वाले रूम से एक अंधेरे वाले रूम में जब जाते हैं तब हम लोग के आंख डार्क कंडीशन में भी देखने के लिए एडजस्ट करता है आंख अपने आप को। ये जो डार्क एडेप्टेशन टाइम है विटामिन ए जिसमें डिफिशिएंट है, जिसमें कमी है, उसमें ये डार्क एडेप्टेशन टाइम बढ़ जाता है या इवन रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, कलर को पहचानने में भी दिक्कत आ सकता है। और इसके अलावा भी विटामिन ए आपको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में भी यानी AMD में भी काम करता है। मैकुला एक कॉर्निया का पार्ट होता है जो कि एज बढ़ने के साथ साथ डीजनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें भी आपको विटामिन ए आपको उसको आई हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसा कि हम लोग पहले ऐसा हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग के रेटिना में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, रड सेल और कोन सेल। रड सेल आपके डिम लाइट में देखने में मतलब मदद करता है और वही जो कोन सेल होता है वो आपको ब्राइट लाइट में देखने के लिए और कलर पहचानने में आपको मदद करता है। विटामिन ए सरफेस टिश्यू को भी मेंटेन करता है। सरफेस टिश्यू जैसे कि स्किन के, इंटेस्टाइन के, लंग्स के, ब्लडर के, इनर ईयर के, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, इवन फीटल डेवलपमेंट में भी, फीटस डेवलपमेंट में भी विटामिन ए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन ए इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है क्योंकि ये WBC के यानी कि वाइट ब्लड सेल के एक इंपॉर्टेंट सेल यानी T सेल को ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ए एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी बिहेव करता है, यानी कि ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है, घटाता है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रॉनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, कॉग्निटिव डिक्लाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस और TUL टॉलरेबल अपर लिमिट। RDA ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा रिकमेंड किया जाता है। RDA एक ऐसा वैल्यू है कि उस वैल्यू पर डे के हिसाब से लेने से आपको उस विटामिन रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीज ना हो और अगर एक्सीडेंटली अगर आप उसको ओवरडोज भी ले लेते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। TUL यानी कि टॉलरेबल अपर लिमिट उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उस लिमिट से ऊपर अगर आप लंबे समय तक वो विटामिन पार्टिकुलरली फैट सॉल्युबल विटामिन चाहे मिनरल्स लेते हैं वो बॉडी में अकुमुलेट होगा और उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, इवन आपको डेथ का भी कारण बन सकता है। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए टॉलरेबल अपर लिमिट का लेने से। कई बार हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट सिरप वो RDA से यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि RDA में जो रिकमेंडेड क्वांटिटी दिया गया है विटामिन का, मिनरल्स का, वो सिर्फ उससे रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीज को रोकने के लिए दिया गया है। उसके ऊपर में अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट जैसा अगर इफेक्ट चाहिए तो हम लोग उसको टॉलरेबल अपर लिमिट के विद इन में रख के ले सकते हैं। कन्वर्शन यूनिट, यहाँ पे कन्वर्शन यूनिट ये है कि 1 माइक्रोग्राम में
3.33 इंटरनेशनल यूनिट होता है। अगर आपके मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कैप्सूल, चाहे सिरप में अगर कोई भी वैल्यू इसमें से रहे तो आप इसके यूज करते हुए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप TUL से, टॉलरेबल अपर लिमिट से अगर ज्यादा ले लेते हैं विटामिन ए तो आपको किस प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आपको विजन डिस्टर्बेंस, ज्वाइंट और बॉडी पेन, पुअर एपेटाइट, नोजिया एंड वोमिटिंग, सनलाइट सेंसिटिविटी, हेयर लॉस, हेडेक, ड्राई स्किन, लिवर डैमेज, जॉन्डिस, डिलेड ग्रोथ, कंफ्यूजन, इची स्किन और इवन डेथ भी हो सकता है। चलिए अब विटामिन डी की तरफ चलते हैं। विटामिन डी में अगर देखें तो ये बेसिकली विटामिन D2 और D3 के फॉर्म में मौजूद रहता है। विटामिन D2 इर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। वहीं विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि एनिमल में पाया जाता है। दोनों ही फॉर्म आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, जिसके लिए बाइल आपको मदद करता है। विटामिन डी लिवर और अदर दूसरे टिश्यू में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है और जरूरत के अनुसार ये रिलीज होता है। कैल्सीट्रायोल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है, जो कि किडनी के द्वारा बनाया जाता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है। जरूरत होता है तो बनता है, नहीं जरूरत होता है तो खुद ब खुद कैल्सीट्रायोल बनना बंद हो जाता है। और कुछ फंक्शन की बात करें तो कैल्सीट्रायोल आपके कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। कई बार आप ये देख चुके होंगे कि कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन D3 कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, क्योंकि कैल्सीट्रायोल या विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। वहीं अगर बात करें तो कैल्सीट्रायोल कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होने से भी बचाता है। विटामिन D3 हमारे स्किन पे भी बनता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के माध्यम से, जो कि सनलाइट में होता है। विटामिन डी का RDA 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, वहीं जो टॉलरेबल अपर लिमिट है वो होता है 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। कन्वर्जन यूनिट की बात करें तो विटामिन डी 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट। वहीं अगर इसके ओवरडोज के लिए बात करें तो जितने भी विटामिन है उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है विटामिन डी का। ओवरडोज लेने से हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, जिसके लक्षण हो सकते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इवन कॉन्स्टिपेशन भी या वीकनेस भी हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि हाइपर कैल्शियमिया के कारण किडनी में स्टोन भी हो सकता है। रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किडनी कैल्सीट्रायोल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण डायरेक्टली हम लोग को विटामिन डी नहीं कैल्सीट्रायोल ही देना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसको हम लोग टोकोफेरॉल के भी नाम से जानते हैं। विटामिन ई फैट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और एडिपोज टिश्यूज, लीवर और मसल्स में स्टोर्ड होकर रहता है। टोकोफेरॉल या विटामिन ई आपका मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, यानी कि मेम्ब्रेन्स में होने वाले फ्री रेडिकल्स को हटाता है। साथ ही साथ ये विशेष रूप से आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, जो भी गोनैड्स हैं चाहे अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये हार्ट डिजीज, कैंसर्स, विजन प्रॉब्लम, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, चेंजेस इन मसल्स और ब्रेन डिसऑर्डर के रिस्क को भी घटाता है। सेलेनियम जो कि एक मिनरल्स है, उसके साथ मिलके विटामिन ई और भी सही से काम करता है। दोनों ही सेलेनियम और विटामिन ई दोनों का ही एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है और दोनों ही एक दूसरे के एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमेन को एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। रिकमेंडेड डेली अलाउंस की अगर बात करें तो ICMR ने रिकमेंड किया है 7.5 to 10 mg पर डे। यहीं अगर इसके टॉक्सिसिटी लेवल की बात करें तो ये लीस्ट टॉक्सिक फैट सॉल्युबल विटामिन माना गया है, जिसमें कि 300 mg पर डे देने के बाद भी कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखा गया है। कन्वर्जन यूनिट की बात करें तो विटामिन ई 1 mg होता है 1.5 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन के। अगर आप गौर करेंगे तो विटामिन A, B, C, D, E के बाद विटामिन F नहीं आया है, विटामिन K आया है, जिसका मेन कारण यही है इसका फंक्शन। विटामिन K एक वन ऑफ द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, यानी कि ब्लड कोगुलेशन में काम करता है। शायद इसी के लिए विटामिन E के बाद डायरेक्ट विटामिन K लाया गया है। विटामिन K ब्लड क्लोटिंग के अलावा हार्ट के हेल्थ को और बोन के हेल्थ को भी मेंटेन करता है। विटामिन K के भी कई फॉर्म हैं, जैसे कि विटामिन K1 जो कि प्लांट में मौजूद होता है, विटामिन K2 जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है, और विटामिन K3 जिसको
मेनाडायोन्स के भी नाम से जाना जाता है। मेनाडायोन्स या विटामिन K3 एक सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन K का। स्टडीज में ये पाया गया है कि K2 लिवर कैंसर के जो पेशेंट है उसका सर्वाइवल परसेंटेज भी इंप्रूव करता है। साथ ही साथ ये एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में भी पेशेंट को सर्वाइवल में मदद करता है। ICMR ने सिर्फ विटामिन K1 एंड K2 को रिकमेंडेशन दिया है, जो कि है 55 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन K की कमी से आपका ब्लड क्लोटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। अभी तक हम लोगों ने फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।